सो स्टार्ट करते हैं एक नए चैप्टर के साथ में। चैप्टर का नेम है द मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। ये चैप्टर 5 है। तो इसका अगर ओवरव्यू लें कि हमको इसमें पढ़ना क्या क्या है, तो इसमें क्या क्या है आपका लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, कॉन्टिनेंट्स और ओशंस। इनकी हिंदी मीनिंग भी देख लेते हैं। लिथोस्फीयर को बोलते हैं स्थलमंडल, स्थलमंडल, हाइड्रोस्फीयर जलमंडल, एटमॉस्फेयर वायुमंडल, बायोस्फीयर जीवमंडल, जैवमंडल बोलते हैं, कॉन्टिनेंट्स महाद्वीप, ओशंस महासागर। ये चीज़ें एक तो ऐसे भी नाम से ही क्लियर हो रही हैं कि है क्या। थोड़ा सा जान लेते इसके बारे में क्या है पहले, फिर इसके बाद अभी इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। लिथोस्फीयर जिसको कि स्थलमंडल बोलते हैं, ये जो हमारी अर्थ की सॉलिड बॉडी है उसको बोलते हैं। फिर जो हाइड्रोस्फीयर है, जैसा कि इसका नाम हिंदी में जलमंडल है, तो जो वाटर बॉडीज़ हैं, जो जल है हमारी धरती पे, उसको क्या बोलते हैं, वो जलमंडल का हिस्सा है, जिसमें कि आपके ओशंस, सीज, आइस कैप्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। एटमॉस्फेयर जैसा कि हिंदी में इसको वायुमंडल बोलते हैं, जो हमारी पृथ्वी के चारों ओर वायु है, जो गैसेस हैं, वो क्या है, एटमॉस्फेयर है। और फिर ये तीनों जब इंटरेक्ट करते हैं जिस जगह पे जो लिविंग बीइंग है, यानी जीवित जीव सजीव पाए जाते हैं, जिसमें प्लांट कम्युनिटी यानी ट्रीज वगैरह हैं, और एनिमल कम्युनिटी यानी जिसमें जीव जंतु और मानव रहते हैं, तो वो क्या है, बायोस्फीयर है। अब जो कॉन्टिनेंट है आपका, वो लिथोस्फीयर में हम लोग पढ़ेंगे, जिसका मतलब महाद्वीप होता है, जो बड़े बड़े भूखंड हैं। और ओशंस का मतलब महासागर होता है, जो बहुत बड़ी बड़ी जो जल के स्रोत हैं, तो वो महासागर जिसको हम पढ़ेंगे हाइड्रोस्फीयर में। तो अब एक एक करके देखते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे है, जैसे पिछले चैप्टर हम लोगों ने थोड़ा ग्रीक ओरिजिन देखा था, जैसे जियोग्राफी जी और ग्राफिया से बना था, ऐसे ये भी वर्ड जो, जैसे ये जो वर्ड है लिथोस और हाइड्रोस, एटमॉस, ये सब भी ग्रीक वर्ड से बने हैं। और ग्रीक वर्ड से क्यों बने ये भी जान लीजिए कि जियोग्राफी की स्टडी हो सबसे पहले जो ग्रीक कंट्रीज है वहीं पे स्टार्ट हुई थी। अगर आप जब बड़े क्लासेस में जाएंगे और इसके जियोग्राफी की जो स्टडी है, इसकी हिस्ट्री देखेंगे, तो वहीं से स्टार्ट हुआ था, इसीलिए इसके कुछ ग्रीक ओरिजिन वर्ड्स हैं। तो जैसे इसमें जो लिथोस है, इसका मतलब होता है स्टोन या रॉक। हालांकि ज्योग्राफी में जो हम रॉक की मीनिंग लेते हैं, उसका मतलब कोई हार्ड चीज़ ही नहीं होती है, उसमें सॉफ्ट चीज़ें भी आएंगी। ठीक है, आप ये मत समझ, जैसे हम बोलने में भी कहते हैं रॉक, चट्टान, तो इसका मतलब कोई बहुत हार्ड चीज़। लेकिन ज्योग्राफी में ऐसा नहीं है कि इसका मतलब इवन जो राख है, बालू है, ये सब भी रॉक है, ये सब भी चट्टानें हैं, जो ज्योग्राफी की डिफिनेशन है उसमें। दूसरी चीज़ है एटमॉस। एटमॉस ये भी ग्रीक वर्ड, ये सब ग्रीक वर्ड है जो हम इधर लिख रहे हैं। इसका मतलब होता है वेपर। ठीक है, वेपर का मतलब वाष्प होता है, तो ग्रीक ओरिजिन में वेपर ही था। वैसे भी जो वायुमंडल है उसमें वेपर होती ही है, क्योंकि पानी जो होता है जो गैसियस स्टेज में होता है, तो वो वेपर ही होता है, और एटमॉस्फेयर में वेपर होती है। और वो वेपर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अभी जब एटमॉस्फेयर में पर्टिकुलर पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि वो कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर जो हाइड्रोस्फीयर है वो वर्ड बना ह्यूडर से, HUDOR, ह्यूडर। ह्यूडर का मतलब वाटर होता है। ठीक है, ह्यूडर से बना है हाइड्रोस्फीयर। और थर्ड चीज़ जो बायोस्फीयर है वो बनी है बायोस से, जिसका मतलब होता है लाइफ। अब स्फीयर वर्ड सब में बच रहा है। कौन सा वर्ड बच रहा है? स्फीयर। तो स्फीयर क्या होता है? स्फीयर का मतलब एक गोलाकार चीज़ होती है। जैसे कि अब जो अपनी अर्थ है, ये कोई फ्लैट तो है नहीं, गोलाकार है, तो उसी हिसाब से ये सब उस पर एक सराउंडिंग चीज़ें हैं उसके चारों ओर, तो ये भी स्फीयर जैसी है। ठीक है, तो इसीलिए सब में स्फीयर लगा हुआ है। तो लिथोस से लिथोस्फीयर, एटमॉस से एटमॉस्फीयर, हाइड्रो से हाइड्रोस्फीयर, और बायोस से बायोस्फीयर होता है। तो अब हम इनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला क्या है हमारा? लिथोस्फीयर। तो अभी मैंने क्या बताया, जो अर्थ का जो सॉलिड पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं लिथोस्फीयर। अब इस लिथोस्फीयर में क्या क्या आता है? जो अर्थ को हमने डिवाइड किया है, आगे क्लासेस में इसका डिवीजन पढ़ेंगे, तो क्रस्ट, मेंटल, कोर, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो ऊपर का जो पार्ट है क्रस्ट,
वही लिथोस्फीयर है, जिसमें कि आपकी सॉइल भी आती है, जिस पे हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं, घर बनाते हैं। ये सब जो मिनरल्स पाए जाते हैं यानी खनिज वगैरह, वो भी इसी में पाए जाते हैं। जो ज़मीन के अंदर रहने वाले जीव हैं और जो सूक्ष्म जीव हैं, जिनको इंग्लिश में ऑर्गेनिजम्स बोलेंगे, ये सभी इसी में पाए जाते हैं। इसको मिनरल स्किन भी बोलते हैं अर्थ की। मिनरल स्किन मतलब जो खनिज की त्वचा होती है, ठीक है, खाल होती है, क्योंकि खाल है वो सबसे ऊपर की खाल मान ली जाएगी, और इसी में बहुत सारे खनिज वगैरह और सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सब पाए जाते हैं मिट्टी में। और ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, क्योंकि भाई अब इसमें खनिज पाए जा रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जा रहे हैं, ठीक है। अब जो लिथोस्फीयर है तो ये दो तरीके की चीज़ों का बना हुआ है। इसमें एक तो आपके कॉन्टिनेंट्स आ जाएंगे, ठीक है, कॉन्टिनेंट्स आ जाएंगे। अब लिथोस्फीयर, और यहाँ पे इसको आप अगर चाहो तो मीनिंग में इसको अर्थ सरफेस कह सकते हो, अर्थ का सरफेस यानी इसका धरातल। तो इसमें दो चीज़ें आएंगी, एक तो कॉन्टिनेंट्स आ जाएंगे, दूसरे आपके आ जाएंगे ओशन बेसिन्स। अब ओशन बेसिन्स क्या होता है, आप इसको ऐसे समझ लो कि जो ओशंस यानी महासागर है, उसका पानी आप निकाल दो तो उसकी तलहटी किसी चीज़ की तो बनी है ना। तो वो भी ऐसे ही जैसे ये अपने धरती वाला यानी लैंड वाला पोर्शन है, जिस तरीके से यहाँ पे सॉलिड पार्ट है, ऐसे वहाँ भी सॉलिड पार्ट है जिसपे पानी भरा हुआ है, तो वो ओशन बेसिन्स है। और वो लिथोस्फीयर का ही हिस्सा है, वो हाइड्रोस्फीयर का हिस्सा नहीं है। हाइड्रोस्फीयर जो उसपे वाटर भरा हुआ है वो हाइड्रोस्फीयर है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज आपको नहीं होना है। तो ओशन बेसिन्स और कॉन्टिनेंट्स ये दोनों हैं। अब ओशन बेसिन जब आप देखोगे तो हो सकता है अभी जो बच्चे हैं यानी क्लास 6 के बच्चे जो वीडियोस देख रहे होंगे तो उनको लगता होगा जैसे तालाब का पानी सूख जाता है, तालाब जिस तरीके से प्लेन होता है ऐसे ओशंस भी होते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे आप यहाँ धरती के ऊपर आप गड्ढे देखते हो, गहरी खाइयाँ देखते हो, माउंटेन्स देखते हो, पर्वत देखते हो, और पहाड़ देखते हो, पठार देखते हो, ऐसे ही चीज़ें ओशन जो बेसिन्स हैं यानी जो समुद्रों की तलहटियाँ हैं वहाँ पर बनी हुई हैं, वो इस तरीके से एकदम प्लेन नहीं है। अब लेकिन जो उसमें भरा हुआ पानी होता है, ठीक है, तो वो पानी का लेवल सभी ओशंस का एक जैसा है, ठीक है, यानी पानी जो उसमें है वाटर लेवल जो है वो एक जैसा है। इसीलिए जो कोई भी ऊंचाई हम नापते हैं वो सी लेवल से नापते हैं। हो सकता है आप लोगों ने देखा हो, जो छोटे बच्चे हैं, कि कोई भी चीज़, जैसे हम कह रहे हैं कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,850 मीटर है। 8,848 बहुत जगह मिलेगी लेकिन वो ओल्ड डेटा है। तो 8,850 मीटर है, तो कहाँ से है, आप उसको कहाँ से नापना शुरू करोगे? तो हम कहाँ से नापते हैं, जो सी लेवल है उसको 0 मानते हैं और वहीं से नापते हैं। तो ये माउंट एवरेस्ट जो है यानी हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, ये आपकी हाईएस्ट पीक है। एक आपका जीएस का क्वेश्चन ऐसे हो गया। और जो सबसे डीप पॉइंट है, ठीक है, जो सबसे डेप्थ है आपकी धरती पे, वो है आपका मैरियाना ट्रेंच यानी मैरियाना गर्त। ये आपका एशिया महाद्वीप में है, एशिया कॉन्टिनेंट में। और ये जो मैरियाना ट्रेंच है ये आपका पैसिफिक ओशियन में है यानी प्रशांत महासागर में। ये सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये सबसे बड़ा महासागर है, ये भी जान लीजिए। तो मैरियाना ट्रेंच, इसकी गहराई है 11,022 मीटर। तो कहाँ से नापेंगे? ये दोनों जो है वो 0 मानेंगे हम सी लेवल को, और वहाँ से ये ऊंचाई या नीचाई सी लेवल से ही हम नापते हैं, इसको मेजर करते हैं। अब जो माउंट एवरेस्ट है इसके साथ ही आपकी एनसीईआरटी में कुछ जीएस के फैक्ट्स दिए हुए हैं, आप लोग इसको नोट करते चलिएगा। और अगर आप नहीं भी नोट कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, हमारे ब्लॉग की लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, और टेलीग्राम जो है लिंक से वहाँ नहीं ओपन होता है, उसको जो है इंटरनेट उसको कुछ एरर मानता है। तो आप टेलीग्राम पर करियर एग्जाम से सर्च करेंगे, यही स्पेलिंग जो यूट्यूब चैनल के नेम की स्पेलिंग है, तो यही लोगो लगा मिलेगा। तो करियर एग्जाम्स का चैनल भी है, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल भी है और टेलीग्राम ग्रुप भी है। तो वहाँ पे हम इसकी नोट्स बना के पीडीएफ डाल देते हैं, तो आप वहाँ से ले सकते हैं, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप नोट भी कर सकते हैं। हाँ, तो मैं बता रहा था कि जो माउंट एवरेस्ट है इससे जुड़े कुछ जीएस के फैक्ट्स यहाँ पे हैं।
फैक्ट ये है कि 29 मई 1953 को, ठीक है, दो लोग, एक का नाम था एडमंड हिलेरी और दूसरे का नाम था तेंजिंग नॉर्गे। ये दो व्यक्ति थे, टू मेन, ये पहले थे जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे, ठीक है। और फिर 16 में 1975 को जुंको तबेई नेम था, ये पहली लेडी थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। मतलब ये दोनों मेन थे। अब ये जो एडमंड हिलेरी है ये न्यूजीलैंड के थे और जो तेजनिंग नार्गे हैं ये इंडिया के थे, ठीक है। और जो जुंको तबेई है ये थी जापान की। तो जुंको तबेई फर्स्ट लेडी है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी सबसे पहले, और एडमंड हिलेरी और तेजनिंग नार्गे ये दोनों साथ में चढ़े थे, साथी थे, और ये माउंट एवरेस्ट फतेह किए थे। तो ये पहले ऐसे मैन थे। और 23 मई को 23 मई 1984 को बछेंद्री पाल फर्स्ट इंडियन लेडी थी, यानी इंडियन लेडी। ये सबसे पहली है और ये पहली भारतीय हैं जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, ठीक है। तो आपको ये दो पहले मैन हैं। अगर फर्स्ट इंडियन मैन पूछा जाए तो वो तेंजिंग नार्गे हैं, ठीक है। पहले चढ़ने वाले लोगों में ये दो लोग साथ में चढ़े थे। फर्स्ट लेडी जो है वो जुंको तबेई है, और जो फर्स्ट इंडियन लेडी है सी इज बछेंद्री पाल। तो ये याद रखिएगा, जीएस का क्वेश्चन है। डेट आपसे नहीं, भले ना पूछा जाए, आप डेट याद रखिए ना, डेट याद रखिए। लिखा था मैंने, बता दिया, लेकिन ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब जो लिथोस्फीयर हम लोगों ने देखा कि क्या होता है, तो लिथोस्फीयर में कॉन्टिनेंट्स आते हैं। तो अब सबसे पहले हम कॉन्टिनेंट्स देख लेते हैं। तो कॉन्टिनेंट्स क्या होती है, जो बड़े लैंड मास होते हैं, बहुत बड़े बड़े स्थलखंड होते हैं। तो ये नंबर में है 7। कितने हैं? 7। नाम एशिया है, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। नंबर डाल देते हैं, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका, ठीक है। नाम हिंदी में ही है तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये जो है एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये नेम है। अब इसको हम मैप पे देख लेते हैं कौन कहाँ पे है। ये वर्ल्ड का मैप है, बहुत अच्छा नहीं बना है लेकिन बहुत ख़राब भी नहीं बना है, समझने के लिए है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कौन कौन से कॉन्टिनेंट है। देखिए ये आपका एशिया है, और यहाँ पे यूराल माउंटेन से ये सेपरेट होता है, ये यूरोप है यहाँ पे, ठीक है। अब यूरोप और एशिया को मिला करके हम बोलते हैं यूरेशिया। इसको मिला करके यूरेशिया नेम है, और ये सेपरेट हो रहा है किससे? यूराल माउंटेन से, यूराल पर्वत से। यहीं से यूराल रिवर भी निकलती है। ये आपका इंडिया है, भारत, ठीक है। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ये नॉर्थ अमेरिका है यानी उत्तरी अमेरिका, ये साउथ अमेरिका है यानी दक्षिणी अमेरिका, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है,
और ये जो नीचे वाला है ये आपका है अंटार्कटिका। तो ये लोकेशन भी हो गई, आप इसको लोकेशन में भी देख लो। अब इन कॉन्टिनेंट्स के बारे में और थोड़ा अलग अलग जान लेते हैं। देखो ये आपका इक्वेटर है 0 डिग्री का, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है यानी कर्क रेखा, जो पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था। ये आपका मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो सबसे पहले हम देखते हैं एशिया के बारे में। तो एशिया जो है ये सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। ये पूरे सभी कॉन्टिनेंट्स का यानी जो लैंड बॉडीज़ हैं उनका 1/3 है, यानी 1/3 हिस्सा यही है, बाकी में सब है। ये सेपरेट होता है यूरोप से, किससे? यूराल माउंटेन के सहारे ये सेपरेट होता है। ये अगर देखें कि किस गोलार्ध में पड़ता है, ठीक है, तो आप यहाँ से देखो, अगर इस 0 डिग्री के सहारे देखोगे यानी जो है जो इक्वेटर है यानी भूमध्य रेखा, तो यहाँ तो ये वाले जो आइलैंड्स हैं जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, ये सब इसी के हिस्से हैं। तो इसके सहारे तो हम किसी गोलार्ध में नहीं कह सकते क्योंकि ये दोनों गोलार्धों में आ जाएगा। लेकिन अगर हम इसके सहारे कहें, 0 डिग्री की देशांतर रेखा है यानी लॉन्गिट्यूड है, तो इसके सहारे देखेंगे तो इधर वाला क्या है? पूर्वी गोलार्ध है यानी ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और इधर वाला पश्चिमी गोलार्ध है। तो इसके सहारे ये कहाँ पड़ता है? पूर्वी गोलार्ध में यानी ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। अब दूसरा कॉन्टिनेंट आता है हमारा यूरोप, ठीक है। तो यूरोप वही चीज है, यहाँ पे एशिया से किससे सेपरेट हो रहा है? यूराल माउंटेन के सहारे ये सेपरेट हो रहा है। अब इसके इधर क्या है? अभी ओशन पे बात आएगी तो हम इस पे देख लेंगे, अटलांटिक ओशन है, इस पे बात हो जाएगी। और इसके बाद में है आपका फिर अफ्रीका। देखो अफ्रीका एक अकेला ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ से ये तीनों मेजर जो लैटिट्यूड है यानी इक्वेटर भी यहीं से पास हो रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी इसी में से पास हो रही है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी इसी में से पास हो रही है। और भी इसकी खासियत है, यहाँ पे जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट है यानी सबसे बड़ा रेगिस्तान है, कौन सा? सहारा। तो सहारा जो रेगिस्तान है, सहारा मरुस्थल है, वो अफ्रीका में है। जो विश्व की सबसे लंबी नदी है यानी नाइल रिवर, नील नदी, वो भी आपके अफ्रीका में ही है। इसके बाद में हम आते हैं नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका यहाँ साउथ अमेरिका से एक नैरो बॉडी से अलग होता है जिसका नाम है पनामा स्ट्रेट। ये नैरो बॉडी जो है ये इधर का जो ओशन है ये पैसिफिक ओशन है, और ये अटलांटिक ओशन है, इसको कनेक्ट करती है, और इसी से इसको नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को क्या करती है? सेपरेट करती है। अब ये सबसे वेस्ट में आएंगे क्योंकि इधर वाला ईस्ट हो गया, वेस्ट में यही कॉन्टिनेंट से एक आपका नॉर्थ अमेरिका है, दूसरा क्या है? साउथ अमेरिका। तो अगला कॉन्टिनेंट आपका साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका में ये दो रेखाएं पास होती हैं, एक है आपकी भूमध्य रेखा और दूसरा है मकर रेखा। तो ये दो यहाँ से पास होती हैं, और यहाँ पे जो लार्जेस्ट रिवर है वो है, जैसे यहाँ पे लॉन्गेस्ट रिवर थी जिसका नाम था नाइल, ये कौन सी रिवर थी? लॉन्गेस्ट। और यहाँ पे है लार्जेस्ट, ठीक है, जिसका नाम है अमेज़न। अब लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में आपको अंतर पता होगा। लॉन्गेस्ट का मतलब होता है सबसे लंबी, और लार्जेस्ट का मतलब सबसे बड़ी। सबसे बड़ी का मतलब ये हुआ कि सबसे ज़्यादा एरिया में बहती है, सबसे ज़्यादा पानी इसमें बहता है। लेकिन लंबाई जो है वो जो है लॉन्गेस्ट की यानी नील रिवर की ज़्यादा है, ठीक है। अब इसके बाद फिर अगला आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को अब चूँकि सबसे अलग है, छोटा, ये सबसे छोटा भी है, तो ऑस्ट्रेलिया को हम बोलते हैं एक आइलैंड कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं, और इसका नेम आपको ओशिनिया भी अब मिलेगा कहीं कहीं पे, ओशिनिया। यहाँ पे न्यूजीलैंड भी है जो है बनाए देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या होती है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा पास होती है। जब पिछला चैप्टर हम आपको पढ़ा रहे थे तो उसमें मैंने बताया था कि इंडिया की और ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन एक दूसरे से ठीक अपोजिट होती है। ये कर्क रेखा पे, मकर रेखा पे, जब यहाँ गर्मी होती है तो यहाँ ठंडी होती है, जब यहाँ ठंडी होती है तो यहाँ गर्मी होती है, यानी लगभग एक तरीके की दोनों जगह पे जलवायु है, लेकिन उल्टा है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया से उसकी तुलना हम ज़्यादातर करते हैं।
अब इसके बाद में यहाँ नीचे आपको दिख रहा होगा ये वाला सबसे नीचे, ये अंटार्कटिका है। यहाँ पूरा बर्फ से सब जमा हुआ है। यहाँ पे जो है परमानेंट लोग नहीं रहते हैं, कुछ रिसर्च सेंटर हैं, इस तरीके से लोग रहते हैं। भारत के भी 2 रिसर्च सेंटर है, एक का नाम है मैत्री और एक का नाम है दक्षिण गंगोत्री। इंग्लिश और हिंदी में यही नाम है, तो आप याद रखना 2 रिसर्च सेंटर है यहाँ पे। बाकी और भी कंट्रीज ने अपने रिसर्च सेंटर यहाँ पे बना रखे हैं। जो दक्षिणी ध्रुव है यानी साउथ पोल, वो इसी के बीचों बीच में पड़ेगी और इसको व्हाइट कॉन्टिनेंट भी बोला जाता है, क्योंकि ये थ्रू आउट द ईयर बर्फ से पूरी तरीके से ढका रहता है और सफ़ेद रहता है। तो ये कॉन्टिनेंट्स के बारे में हो गए। अब हम बात करते हैं, ये इमेज है, आप यहाँ पे ये चीज़ें और क्लियरली देख सकते हो, यहाँ मैंने इलेबोरेट कर दी हैं। तो अब नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोस्फीयर। तो हाइड्रोस्फीयर में हम पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले जो है जो ओशन आएंगे वही वो पढ़ लेते हैं। हाइड्रोस्फीयर की डिफिनेशन अभी पढ़ लेंगे, क्योंकि अभी मैंने ये मैप बनाया है, अगर मैं बोर्ड यूज़ करने के लिए इसको इरेज कर दूंगा तो फिर से ड्रा करना पड़ेगा। तो जो सबसे बड़ा ओशन है, 5 ओशंस हैं, जैसे 7 कॉन्टिनेंट्स थे वैसे क्या है 5 ओशंस हैं, ठीक है। सबसे बड़ा ओशन जो है उसका नेम है पैसिफिक। एक सेकंड, इस पे जो चीज़ें रिटन है उसको मैं इरेज कर दूं। तो सबसे बड़ा जो है वो पैसिफिक ओशन है, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रशांत महासागर। अब देखो हम यहाँ पे भी पैसिफिक ओशन लिख रहे हैं। अब क्या ये 2 हैं? नहीं, ये फ्लैट है, ठीक है। जब इसको ग्लोब बनाएंगे तो जब ये गोल होगा तो ये और ये एक ही हैं, ठीक है। ये मैप बना है, मैप और ग्लोब में यही अंतर है। आपने मैप का भी चैप्टर पढ़ा हुआ है पीछे और ग्लोब भी पढ़ा हुआ है, तो वहाँ से आपको पता हो जाएगा। जो 180 डिग्री की जो रेखा थी वहाँ से आप समझ लो ग्लोब को खोल दिया गया है और ऐसे फ्लैट कर दिया गया है, तो वही चीज़ है। तो ये 2 तरीके से दिखता है। अगर मैप पे देखोगे तो इसको आप कहोगे कि ये ईस्टर्न पैसिफिक ओशन है और ये वेस्टर्न पैसिफिक ओशन है, पूर्वी प्रशांत महासागर है, पश्चिमी प्रशांत महासागर है। लेकिन जब ग्लोब पे देखोगे तो एक ही है, ठीक है। तो ये एक है और ये बिल्कुल सर्कुलर है, यानी गोलाकार है, जिसके तरफ क्या है एक तरफ एशिया है, ठीक है, यानी एशिया कॉन्टिनेंट, ये ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, इनके बीच में ये घिरा हुआ है, ठीक है। और ये सबसे बड़ा महासागर है। जो अभी जिस गर्त की बात की थी, जिस ट्रेंच की बात की थी मैरियाना, वो आपकी इसी पैसिफिक ओशन में पाया जाता है। अब इसके बाद में पैसिफिक ओशन के बाद में हमारा आता है अटलांटिक ओशन, यानी जो इससे छोटा है, इसीलिए मैंने कहा इसके बाद में आता है, ये आपका अटलांटिक ओशन है। अगर इसका शेप देखोगे तो ये देखो यस शेप में ये पाया जाता है। अब ये किन कॉन्टिनेंट्स के बीच में, देखिए, यूरोप कॉन्टिनेंट है, ये अफ्रीका है, ये नॉर्थ अमेरिका और ये साउथ अमेरिका है। इसके बीच में ये ओशन, ये अटलांटिक ओशन है। अटलांटिक ओशन की खास बात है कि इसके जो कोस्ट है, कोस्ट का मतलब होता है जो समुद्री किनारा है, वो इंडेंचर्ड है, मतलब कटा फटा है काफ़ी। तो कटा फटा होने के नाते वहाँ पे जो पोर्ट यानी बंदरगाह वगैरह बनाए जाते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा सहूलियत रहती है बंदरगाह वगैरह बनाए जाने की। तो वहाँ पे बहुत सारे बंदरगाह बनाए गए हैं और सबसे व्यस्त महासागर भी यही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बड़े कंट्रीज हैं, इनके बीच में बहुत सारा ट्रेड होता है। तो सबसे व्यस्त महासागर में भी यही है। वर्ल्ड वार के टाइम पे सबसे ज़्यादा एक्टिव भी यही था। बहुत ज़्यादातर लड़ाइयाँ इसी अटलांटिक महासागर के सहारे हुई थी, चाहे अमेरिका की जहाज़ यहाँ पे डुबोई गई हो जर्मनी के द्वारा, और चाहे और कंट्रीज़ की, तो ज़्यादातर लड़ाइयाँ भी यहीं पे हुई थी उसमें, अगर ओशन की बात आएगी। अब फिर अगला ओशन जो आता है यानी उससे छोटा, तो वो इंडियन ओशियन है, यहाँ पे है। ये अकेला ओशन है जिसका नेम पड़ा हुआ है किसी कंट्री के नेम पे, तो इंडियन ओशियन है, तो ऑब्वियस सी बात है किस कंट्री के नेम पर होगी, इंडिया के नेम पे। तो ये इंडियन ओशियन जो है वो इंडिया के नेम पे है। और इसके बाद जो आता है वो है आपका अंटार्कटिक ओशन। तो अंटार्कटिक यहाँ इसके ऊपर है, पानी तो नहीं, बहुत कम दिखता है वहाँ पे, पानी लगभग नहीं दिखता है, पोलर रीजन में है, सब फ्रीज होता है एकदम से, ठीक है। तो ये है, और ये पैसिफिक ओशन से मिलता है यहाँ बेरिंग स्ट्रेट से, और ये बेरिंग स्ट्रेट से ये चीज़ें अलग हो रही हैं। ये जो एशिया है, ये एशिया कॉन्टिनेंट है, और ये जो आपका नॉर्थ अमेरिका है, ये मिलते हैं। ये दोनों जब ग्लोब में जाएंगे तो दोनों मिल जाएंगे। तो जो मिलते हैं और यहाँ बीच में एक नैरो बॉडी है जो पैसिफिक ओशन को कनेक्ट कर देती है आर्कटिक ओशन से, तो इसको बोलते हैं, उस पार्ट को बेरिंग स्ट्रेट। क्या बोलते हैं?
बेरिंग स्ट्रेट। तो ये क्या कनेक्ट करती है, नॉर्थ अमेरिका को एशिया से कनेक्ट करती है और पैसिफिक ओशन को आर्कटिक ओशन से कनेक्ट करती है, ये बात याद रखिएगा। और फिर है आपका यहाँ पे अंटार्कटिक ओशन, जैसे अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है, ऐसे अंटार्कटिक ओशन है, तो ये भी लगभग फ्रीज ही रहता है, बर्फ ही बर्फ यहाँ पे दिखती है। इनके दूसरे नाम भी, इसको नॉर्थ पोल ओशन कहते हैं, यानी उत्तरी ध्रुवीय महासागर, और इसको दक्षिणी ध्रुवीय महासागर कहते हैं। ठीक है, तो इसके ये भी दो नाम हैं। तो इस तरीके से आपके हो गए 5 महासागर। तो अब इसका कोई काम नहीं है इस मैप का, तो इसको हम इरेज कर देते हैं। और हम टर्म लेते हैं हाइड्रोस्फीयर। तो हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, हाइड्रोस्फीयर को जैसा कि हिंदी में बोलते हैं जलमंडल। तो जितनी भी जल वाले भाग हैं उन सबको हम हाइड्रोस्फीयर में रखते हैं, जिसमें सबसे बड़े जल वाले भाग क्या हैं, हमारे महासागर हैं। इसके बाद में कुछ सागर हैं यानी सीज हैं, जैसे कि लाल सागर, काला सागर, ठीक है, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो खाड़ी, अब खाड़ी जो है वो सागर का भाग है, यानी सागर से थोड़ा छोटा है तो खाड़ी हो गई। और इसी तरीके से इसके अलावा जो नदियां हैं, जो ग्लेशियर से यानी जो पर्वतों पे जो बर्फ़ जमा हुई है, वो भी इसी हाइड्रोस्फीयर के ही भाग हैं। तो 97% जो पानी है, यानी आपने देखा था पिछले चैप्टर में, अर्थ वाले चैप्टर में, कि हमारी अर्थ जो है उसको ब्लू प्लैनेट कहते हैं, क्योंकि उसका जो है वो 2/3 पार्ट पानी ही है। लेकिन उसका 97% जो है वो समुद्री वाटर पानी है। ठीक है, और जो खारा है यानी साल्ट वाटर है। तो ये हम पीने के काम में अपने किसी यूज़ में डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं। हालांकि अब उससे एनर्जी वगैरह बनाई जाती है वो ठीक है, लेकिन हम अपने खाने पीने में या डेली यूज़ में उसको नहीं ले सकते हैं। जो डेली यूज़ में लेने वाला हमारे पास फ्रेश वाटर है वो मुश्किल से 1% के आसपास है। इसीलिए इतना पानी होते हुए भी हमें पानी की समस्याएं यहाँ पे रहती हैं। 2% के आसपास जो है यहाँ पे ग्लेशियर्स हैं, यानी वो बर्फ जमा है यहाँ पर्वतों पे। तो ये सब चीज़ें हमारी क्या हैं, आती हैं हमारे हाइड्रोस्फीयर में आती हैं, यानी जलमंडल में आती हैं। अब इसके बाद जो थर्ड रियाल्म है वो है हमारा एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर हिंदी में क्या बोलेंगे, वायुमंडल। तो वायुमंडल जो वायु का मंडल है, यानी जो एयर का मंडल है। अब एयर किन किन चीज़ों से बनी है, तो एयर में गैसेस हैं, डस्ट है यानी धूल कण है, कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स, और इसके अलावा जो वाटर वेपर यानी भाप, वाष्प, ये चीज़ें मिलकर के बनी हैं। ठीक है, अब इसमें जो सबसे ज़्यादा है वो नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, 78% नाइट्रोजन, 21% के आसपास पाई जाती है ऑक्सीजन। ठीक है, तो अगर आप इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 99%। तो 99% खाली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही है। इसके अलावा इसमें जो 1% बचा उसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन, ठीक है, ये सब गैसेज और बाकी गैसेज यहाँ पर पाई जाती है। और इसी में जो आपका वाटर वेपर है, H2O फार्मूला लिखेंगे इसका। ठीक है, वेपर यानी वाष्प, ये पाई जाती है। तो और धूलकण पाए जाते हैं, ये गैसेज का भाग हो गया। इसके बाद और पाया क्या जाता है, धूलकण पाए जाते हैं। तो हम देख लेते हैं कि आखिर इनका एटमॉस्फेयर में यूज़ क्या धूलकणों का भी कोई प्रयोग उसमें वो उपयोगी है। हाँ बिल्कुल उपयोग। कैसे है, अब जैसे नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन जरूरी है, जो यहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं इन सब के लिए नाइट्रोजन जरूरी है। बाकी यहाँ पे जो सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा है, जो गर्मी है, उन सबको भी रोकने में नाइट्रोजन का भी थोड़ा बहुत हाथ होता है। तो और लेकिन सबसे ज़्यादा जो होता है वो प्लांट कम्युनिटी के लिए होता है। आप देखते हो खेतों में यूरिया डालते हैं, उसमें क्या नाइट्रोजन ही होता है। ठीक है, दूसरी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आप जानते ही हम लोगों के लिए ब्रेथ लाइफ गैस है, हम लोग उसी से प्राण वायु है। ऑक्सीजन ना हो तो हम लोग कैसे जिएंगे। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, पेड़ पौधों के लिए, पौधे तो कार्बन डाइऑक्साइड ही लेते हैं, इसका पहला यूज हो गया। दूसरा यूज इसका हो गया कि जो सूरज से आने वाली जो गर्मी है उसको ये रोक के रखती है। ठीक है, इसके बाद में जो वाटर वेपर है, तो यही वाटर वेपर बादल बनाता है, बारिश कराता है, ये भी गर्मी को रोकता है।
यानी ये नहीं है कि सूरज से रोशनी आई और फिर फटाक से वापस हो गई, जैसे चंद्रमा पे होता है। चंद्रमा पे वायुमंडल नहीं है तो दिन में वहाँ पे खूब ज़्यादा गर्मी होती है और रात में खूब ज़्यादा ठंडी होती है। वहाँ पे एनर्जी, वहाँ पे जो सूरज से आने वाली जो एनर्जी है वो रुकती ही नहीं है। वहाँ पे एटमॉस्फेयर होता तो उसमें वो ट्रैप करती, फंसती, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे ये है, इसीलिए यूनिक प्लेनेट है। यही सब कंडीशन जो है यहाँ पे जीवन को संभव बनाती हैं, लाइफ को पॉसिबल बनाती हैं। अब धूल कणों का क्या योगदान है? धूल कणों का भी यही योगदान है कि जो सूरज से आने वाली किरणें हैं, ठीक है, उनका जो है विकिरण होता है, रेडिएशन होता है, वो रेडिएट होती है। जो सूरज हमें अलग अलग कलर का दिखता है, लाल या पीला, इंद्रधनुष के 7 रंग दिखते हैं, उन सब में धूल कणों का योगदान होता है। बादल बनने में जो है धूल कणों का योगदान होता है। ये चुंबक जैसे काम करते हैं, पानी की बूंदें इसमें चिपक जाती हैं। आप लोग जुड़े रहिए, अब जो आगे की क्लासेज जब आएंगी 7th 8th 9th जब बढ़ते जाएंगे तो इन सब चीज़ों का और काफ़ी डिटेल में आप लोग इसको पढ़ेंगे। अब चूँकि क्लास वाइज ही पढ़ाना है तो 6th क्लास में ज़्यादा डिटेल में तो इसको बता नहीं सकते, तो आगे में इसको बताते रहेंगे। तो ये हो गया एटमॉस्फेयर के बारे में और इसके जो कंपोनेंट्स हैं। अब जो एटमॉस्फेयर है वो ऊंचाई में कितना है, लगभग 1600 किलोमीटर तक की हाइट तक ये पाया जाता है। इसके बाद में फिर बहुत ज़्यादा विरल हो जाता है, बहुत ज़्यादा रेयर हो जाता है, तो एटमॉस्फेयर वहाँ पर नहीं पाया जाता। अब एटमॉस्फेयर जो इसका कंपोजिशन है और इसमें जो पाए जाने वाले एलिमेंट हैं और इसका जो नेचर है, इस सब के बेस पे इसको 5 जो है लंबवत, ठीक है, यानी नहीं क्षैतिजीय यानी हॉरिजेंटल पार्ट में बांटा गया है, यानी ऐसे ऐसे, ठीक है। तो पहला पार्ट आपका है ट्रोपोस्फेयर, जिसको बोलते हैं क्षोभ मंडल। इसके बाद में आपका स्ट्रेटोस्फेयर, जिसको बोलते हैं समताप मंडल। इसके बाद है आपका मेसोस्फेयर, जिसको बोलते हैं मध्य मंडल। इसके बाद आपका है थर्मोस्फेयर, दूसरा नाम इसका आयनोस्फेयर भी इसी का है, जिसको बोलते हैं आयन मंडल। और फिर इसके बाद में सबसे बाहरी वाला जो एग्जोस्फेयर, जिसके बाद में धरती का जो वायुमंडल खत्म होने लगता है, इसको बोलते हैं बहिर्मंडल। तो ये 5 मंडल हैं। अब इनकी क्वालिटी क्या है, ये सब सारी चीज़ें बड़ी क्लासेस में, क्योंकि यहाँ पे इसके बारे में डिटेल दिया नहीं है और मैं भी यहाँ पे बताऊँगा नहीं। जुड़े रहिए, जो आगे आएगा, आगे अगली क्लासेस में हम पढ़ाएंगे, तब इन चीज़ों के बारे में हम आपको अच्छे से बताएंगे। तो इन गैसेस से मिलकर के यहाँ पे एयर बनती है और एयर जो है वो हवा चलती है। अब हवा चलने का भी कारण क्या है, चलिए यहाँ पे ये बता देते हैं। जैसे एयर सब कहीं है ही, सब कहीं एयर है। अब जब सूरज से यहाँ पे तापमान आता है, टेम्परेचर आता है, तो कहीं की एयर ज़्यादा गर्म हो जाती है, ज़्यादा हीट हो जाती है, कहीं की एयर जो है वो ठंडी रहती है। जो एयर हीट होती है वो फैल जाती है, हल्की होकर ऊपर उठ जाती है। जो कोल्ड एयर है वो भारी रहती है, वो इसकी जगह पे आने लगती है, ऊपर जाके फिर ठंडी होती है और फिर नीचे आती है। तो इस तरीके से हवाएं चलने लगती है। एटमॉस्फेयर का ही एक क्वालिटी और भी है, हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो एटमॉस्फेयर यानी जो गैसेज हैं वो कम होती जाती है, यानी दूर दूर होती जाती है। इसीलिए जो पर्वतों पर चढ़ने वाले लोग हैं तो उनको जो है वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है, हवा की कमी महसूस होती है, और अपने साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के जाते हैं वहाँ पे। उसका यही रीज़न है। अब जो यहाँ पे हमारा लास्ट डोमेन है जो हमको पढ़ना है और जो जिसमें हम लोग रह रहे हैं वो क्या है, बायोस्फीयर। बायोस का मतलब लाइफ था, अभी आपने देखा भी था। और उस पे ये जो अभी हमने तीनों पढ़े, यानी लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, ये तीनों इंटरेक्ट करते हैं, यानी तीनों का मिला जुला इफेक्ट जो है वो बायोस्फीयर पर होता है। और जो बायोस्फीयर में रहने वाली लोगों की जो भी एक्टिविटी होती है वो इनको इफेक्ट करती है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का हम एग्जाम्पल ले लें, इम्पॉर्टेंट है, अभी मैंने बताया इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। लेकिन यही अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होने लगे तो आप जानते ही हैं एटमॉस्फेयर का पोल्यूशन हो जाएगा, एनवायरनमेंट पोल्यूशन होगा, ग्लोबल वार्मिंग की इशू हो जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग, यहाँ पर प्लांट्स पाए जा रहे हैं, प्लांट्स को हम ज़्यादा से ज़्यादा काटने लगेंगे तो क्या होगा, लैंड डिग्रेडेशन शुरू हो जाएगा, मृदा अपरदन शुरू हो जाएगा, ठीक है। जो लैंड जो होता है भूस्खलन, ठीक है, लैंडस्लाइड्स, तो वो होने लगेंगी।
सुनामी, भूकंप और ये सब बहुत सारी चीज़ें जो है, क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन, ये सब इसी वजह से है। हम कोई चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ करने, जैसे इंडस्ट्रीज़, जो उद्योग धंधे हैं, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारी जहरीली गैसें निकलती हैं, वो हमारे वायुमंडल को प्रदूषित करती हैं। ठीक है, करती है कि नहीं करती है। तो इस तरीके से जो है हम जो जैवमंडल में रहते हैं तो हम तीनों क्षेत्रों से प्रभावित हैं। अगर हम इंडस्ट्री में यानी उद्योगों में जो कूड़ा कचरा है वो पानी में बहाएंगे तो वो जा करके वाटर बॉडीज़ को इफेक्ट करेगा, जो जहरीली गैसेज निकलेंगी वो जा करके वायुमंडल को इफेक्ट करेंगी। अगर हम वहाँ से पॉलीथीन वगैरह निकालेंगे वो मिट्टी में जाएगी तो लिथोस्फीयर को डिफेक्ट करेगी। अगर हम ज़्यादा जो है डिगिंग करेंगे, खनन करेंगे, माइनिंग करेंगे तो भूस्खलन होगा। तो इस तरीके से वो हमें प्रभावित कर क्योंकि हमें वो रहने के लिए घर, खाने के लिए भोजन, सांस लेने के लिए हवा देते हैं और हम जो है हम भी वहाँ पे इंटरेक्ट करते हैं। तो हम लोगों को ही इन सब चीज़ों का बैलेंस बना के रखना, ये इस चैप्टर का कंक्लूजन भी है। लास्ट में जो मैं बता रहा हूँ ये कोई चीज़ बाहर से नहीं बता रहा हूँ, आप ये मत सोचिएगा, मैं टू द पॉइंट ही बता रहा हूँ आपको। तो इस चैप्टर में इतना ही है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने तो चैप्टर आपको पूरे मन से पढ़ाया है और अगर आपको अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में शेयर करिए, जिससे कि मैं यहाँ पे मेहनत ही कर रहा हूँ। तो ज़्यादा लोग अगर उसको देखेंगे तो हमें लगेगा कि हाँ मेरा मेहनत करना ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में जिसका नेम होगा मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। बहुत बढ़िया चैप्टर होगा ये। इसमें जो माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, इन सब के बारे में अच्छी जानकारी इकट्ठा करेंगे। जल्द ही मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।